गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, ये देखो बच्चों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपका पूरा वीडियो मैंने बना दिया था, लगभग 20 मिनट का वीडियो बन चुका था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो बंद हो गया। ठीक है, तो पहले से लिखा हुआ है, इसी को अपन पढ़ लेंगे, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को डबल बार मेहनत करनी पड़ रही है इसके चक्कर में। ओके, तो समझा दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो कल हमने जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें 4 चक्र अपन ने देखे थे, और इन 4 चक्रों के अंदर से पहला जो चक्र था, ठीक है, वो था कौन सा, एंड्रोशियम। ठीक है, 1 मिनट बच्चा। तो हमने जो इसमें 4 चक्र पढ़े थे, 4 चक्रों के अंदर से जो पहला चक्र था वो था एंड्रोशियम। ठीक है, दूसरा चक्र था गायनोशियम। ठीक है, तीसरा चक्र था कैलिक्स, और चौथा चक्र था कोरोला। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ओके, जिसके अंदर थे एंड्रोशियम, अपन ने देखा था जो नर जननांग था उसको सिंगल यूनिट है, वो थी स्टेमन। ठीक है, यानी पुंकेसर और पुंकेसर 2 भागों से मिलकर हुआ था, परागकोश और पूतंतु। उसके बाद अगर अपन बात करें गायनोशियम की, तो गायनोशियम के अंदर अपन ने देखा था कि उसको 3 जो सिंगल यूनिट है उसको तो अपन ने बोला था पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, यानी अंडक या स्त्री केसर, और उसको अपन ने बांटा 3 भागों के अंदर, ओवेरी, स्टिग्मा और स्टाइल, यानी अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक है, अब स्ट्रक्चर तो अपन ने पढ़ लिया फ्लावर का। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन ने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, से स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर हमको 2 स्टेप कंप्लीट करनी है। पहली स्टेप तो कौन सी है, गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण करना है। दूसरी जो स्टेप है वह गैमीट ट्रांसफर, यानी युग्मकों का स्थानांतरण करना है। ठीक है, तो युग्मक जनन से पहले स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको अपन ने बोला है पूर्व निषेचन, और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर यानी संरचना। क्लियर, संरचना के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नर जनन अंग। ओके, नर जनन अंग का जो नर जनन अंग है वो क्या होता है, पुमंग होता है, यानी एंड्रोशियम होता है। पुमंग को अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, इसकी जो सिंगल इकाई है, इसकी जो सिंगल यूनिट है उसको अपन बोलते हैं पुंकेसर, यानी स्टेमन, और इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। जिम्नोस्पर्म के अंदर पुंकेसर को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोफिल, यानी लघु बीजाणुपर्ण। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुपर्ण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पूरे स्टेमन की, कि स्टेमन की संरचना कैसी होती है। तो अपन ने ये डायग्राम देखा है बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, ये 2 पालियां मैंने बनाई है, यहां पर 1 पाली और 2 पाली। ये तो क्या है, परागकोश। पुष्पासन के समीप वाला जो सिरा है वो कहलाता है पूतंतु का समीपस्थ सिरा। क्या कहलाएगा, पूतंतु का समीपस्थ सिरा। और जो दूरस्थ सिरा है, यानी तंतु का दूरस्थ सिरा। तो 2 भागों से हुआ है। पहला भाग तो क्या कहलाता है, परागकोश यानी एंथर, और दूसरा भाग क्या कहलाता है, पूतंतु है फिलामेंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं परागकोश की। ठीक है, तो परागकोश देखो बेटा कि आपको यहाँ पर कितनी पालियां नजर आ रही है, यहाँ पर कितनी पालियां हैं, यहाँ पर 2 पालियां हैं, एक और दूसरी पाली। कितनी पालियां हैं, 2 पालियां हैं, एक पाली और दूसरी पाली। और ये जो द्विपालित संरचना
है, बाई लॉब्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो पराग कोश द्विपालित क्यों, एक पराग कोश में पालियां होती है, 2 पालियां होती है। पढ़ते हैं करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देखो ये वाला क्लियर। तो यहां पर आपको 2 पाली नजर आ रही है, 1 पाली और 2 पाली, ठीक है। हर पाली में कितने कोष्ठ नजर आ रहे हैं, हर पाली में 2 कोष्ठ है, 1 2, ठीक है। हर पाली में कितने कोष्ठ हैं, 2, ठीक है। तो प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए परागकोश द्विकोष्ठी संरचना होती है। परागकोश क्या होगी, द्विकोष्ठी संरचना होगी, ठीक है। हर पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसलिए परागकोश द्विपालित संरचना, सॉरी 2 कोष्ठ संरचना होती है, जिसको अपन बोलते हैं डाइथिकस। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये संरचना, इन संरचना को अपन बोलेंगे परागकोष्ठ यानी पोलन सैक। इसका माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणुधानी अपन हैं, ठीक है। तो हर पाली के अंदर 2 कोष्ठ, ठीक है, और प्रत्येक 2 लघु बीजाणुधानियां। तो टोटल लघु बीजाणुधानियां कितनी, 4, 1 2 3 और 4। तो एक प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है, इसलिए ये संरचना कहलाती है चतुष्क लघु बीजाणुधानी यानी टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। क्या कहलाएगी, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट कहलाती है। समझ में आ गया। तो एक परागकोश की बात करें तो एक परागकोश द्विपालित संरचना है, ठीक है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ है, इसलिए इसको अपन डाइथिकस कहते हैं, ठीक है। और एक प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती है, इसलिए संरचना कहलाती है चतुष्क लघु बीजाणुधानीय संरचना। समझ में आ गया यहां तक आपको, ठीक है। इस सब का जो एग्जाम्पल अपन पढ़ रहे हैं वो है कैप्सेला, ठीक है। कैप्सेला जो होता है एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म है, यानी एंजियोस्पर्म के ज्यादातर कैरेक्टर्स जो हैं आपको कैप्सेला में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कैप्सेला कैसा है, प्रारूपिक एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर कैप्सेला में 6 स्टेमन पाए जाते हैं, कैप्सेला में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है जो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कैप्सुला के अंदर कितने स्टेमन पाए जाते हैं। कैप्सुला के अंदर 6 स्टेमन पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक अपवाद की बात करते हैं, तो अपवाद के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा है मोनोथिकस। मोनोथिकस को अपन बोलते हैं एक कोष्ठी, ठीक है, और बाइस्पोरेंजिएट जिसको अपन बोलते हैं द्विबीजाणुधानी, ठीक है। मोनोथिकस का मतलब एक कोष्ठी और बाइस्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया, द्विबीजाणुधानी। यानी यहाँ पर पालियां तो 2 हैं, पहली पाली दूसरी पाली, लेकिन हर पाली में एक ही कोष्ठ है, इसलिए इसको बोल दिया एक कोष्ठी है, मोनोथिकस। और कितनी लघु बीजाणुधानी है, टोटल 2, इसलिए इसको बोल दिया द्विबीजाणुधानी यानी बाइस्पोरेंजिएट। और इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखना है बेटा एम से। देखो एम है ना, तो एम का मतलब मालवेसी कुल और मोरिंगा, ये 2 एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है वॉल्फिया, बट ये एम से स्टार्ट नहीं होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो एम से याद रख लो इसके एग्जाम्पल, मालवेसी कुल और मोरिंगा, और एक एग्जाम्पल होता है वॉल्फिया। तो इनके अंदर मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट संरचना होती है। बाकी प्रारूपिक एंजियोस्पर्म के अंदर बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट संरचना होती है। यहां तक समझ में आ गया है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पूरा बना लिया था मैंने, बट क्या करें बच्चों, वापस बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए सिर्फ, ठीक है। ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम।
ओके, आगे बढ़े, मजा आ रहा है? ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पराग कोश की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। पराग कोश की संरचना। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, अभी अपन ने बताया कि पराग कोश कैसी संरचना होती है, द्विपालित संरचना होती है। पराग कोश कैसी संरचना है, द्विपालित संरचना है। ठीक है, तो डायग्राम अपन बनाते हैं बहुत अच्छे से। तो ये देखो बच्चा, अपन ये डायग्राम बना रहे हैं। ओके, तो अपन ने ये जो है पूरा इसी को कवर करना है, ऐसे कैसे, बट अपन इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, एक ही कोई स्ट्रक्चर को अपन कवर कर रहे हैं। तो पराग कोश की जो सबसे बाहरी परत है, या आपको सबसे बाहरी परत नजर आ रही है पराग कोश की, तो ये सबसे बाहरी परत होती है, और इस बाहरी परत को अपन बोलते हैं एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। ठीक है, तो ये पराग कोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका नाम है अधिचर्म। ठीक है, यानी एपिडर्मिस। ठीक है, तो पराग कोश की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। तो ये क्या है, आउटर लेयर है, सबसे बाहरी परत, बाहरी परत। ठीक है, और ये सुरक्षा प्रदान करती है, ये पराग कोश को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, यानी प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। ये क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो पराग कोश की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, अधिचर्म होती है। ठीक है, अगर अपन इनके लेयर्स की बात करें, पराग कोश के लेयर्स की बात करते हैं, तो सबसे बाहरी परत कौन सी होगी, अधिचर्म, एपिडर्मिस। समझ में आ गया? ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो अंदर वाली संरचना बना रहे हैं अपन। ये वाली परत। ठीक है, तो ये जो परत आपको नजर आ रही है, इस परत को अपन बोलते हैं एंडोथीशियम। ये वाली जो परत है, ये परत कौन सी परत है, एंडोथीशियम। इसको बोलते हैं अपन एंडोथीशियम। ठीक है, तो एंडोथीशियम जो होती है वो कहाँ उपस्थित है, एंडोथीशियम उपस्थित है अधिचर्म के जस्ट नीचे की तरफ। ठीक है, तो एंडोथीशियम कहाँ उपस्थित होती है, यह
अधिचर्म के नीचे स्थित होती है। ठीक है, एंडोथीशियम कहाँ स्थित होती है? अधिचर्म के नीचे स्थित होती है। दूसरी चीज के बारे में अपन पढ़े तो इनकी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं, वो अरीय रूप से व्यवस्थित होती है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं अरीय रूप से व्यवस्थित। ठीक है, ओके। फिर अपन और बात करें तो ये कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होगी? मोटी, क्योंकि इनकी आंतरिक परत पर अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। ठीक है, तो ये अधिचर्म के नीचे स्थित होगी और इनकी कोशिकाएं जो है वो अरीय रूप से व्यवस्थित होती है और ये मोटी होती है क्योंकि इनकी आंतरिक परत पर अल्फा सेलुलोज का क्या होता है? जमाव होता है। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, तो दूसरी जो परत है अपनी, तो दूसरी परत कौन सी होगी? एंडोथीशियम। दूसरी परत कौन सी होगी? एंडोथीशियम। ठीक है, ओके। अब अपन बात करते हैं तीसरी परत की। ठीक है, तो अपन तीसरी परत का डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो ये है तीसरी परत और इस तीसरी परत को अपन बोलते हैं मिडिल लेयर, यानी मध्य परत। तो ये तीसरी लेयर कौन सी है? मध्य परत। मिडिल लेयर। ठीक है, तो मध्य परत की अपन बात करें तो मध्य परत जो है 1 से 3 परतीय होती है। मध्य परत क्या से होती है? 1 से 3 परतीय। ठीक है, मृदुतक की बनी होती है, यानी मृदुतकीय होती है। 1 से 3 परतीय मृदुत की होती है। क्या काम होता है इनका? इनका काम होता है भोजन का स्टोर करना, भोजन को स्टोर करना, यानी फूड स्टोरेज का इनका काम होता है। भोजन संचय करना। ठीक है, और ये अल्पजीवी होती है। कैसी होती है? अल्पजीवी, यानी परिपक्व पराग कोश में यह अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो परिपक्व पराग कोश में क्या हो जाएगी? अनुपस्थित हो जाएगी। ठीक है, ये कैसी होगी? 1 से 3 परतीय है, मृदुतकीय है, भोजन संचय करने का काम करती है, अल्पजीवी होती है और परिपक्व, यानी जब अपरिपक्व परागकोश होगा उसमें तो आपको मध्य परत मिलेगी, लेकिन जैसे ही परिपक्व परागकोश बनेगा वैसे ही मिडिल लेयर क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो तीसरी जो परत है अपनी वो कौन सी हो गई? मिडिल लेयर, यानी मध्य परत। मध्य परत, मिडिल लेयर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे आंतरिक परत की, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे आंतरिक परत बना लेते हैं। तो ये है सबसे आंतरिक परत। ओके,
ओके, तो ये होती है सबसे आंतरिक परत। और सबसे आंतरिक परत का जो नाम है, ये वाली जो परत है, इसको अपन बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलेंगे इसको? टैपिटम। ये सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक परत, ठीक है। और ये बीजाणु जन ऊतकों को घेरे रहती है, ठीक है। देखो ये वाले जो ऊतक हैं, ये वाले, ये जो ऊतक हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाली जो संरचना है, ये वाली संरचना तो क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु धानी, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकते हैं, पोलन सैक बोल सकते हैं आप इसको। तो ये क्या है? पोलन सैक, ठीक है। यानी पराग कोष्ठ बोल सकते हो या माइक्रोस्पोरेंजियम बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी, ठीक है। और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर ये जो संरचना है, इसको अपन बोलेंगे बीजाणु जन ऊतक। क्या बोलेंगे? बीजाणु जन ऊतक, ठीक है। और इसके अंदर ये बनते हैं परागकण। क्या बोलेंगे इनको? ये क्या बनते हैं? परागकण, जिसको अपन बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये टैपिटम जो है वो किसको घेरे रखी है? ये बीजाणु जन ऊतकों को घेरे हुई है। तो सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। फिर अपन बात करें बीजाणु जन ऊतक को घेरे रहती है। क्या करती है? बीजाणु जन ऊतकों को क्या करती है? घेरे रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है? इनके अंदर सॉरी, एक मिनट, बीजाणु जन ऊतकों को घेरे रहती है और साथ में क्या करती है? ये पोलन ग्रेन को, यानी लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव लेयर की तरह कार्य करेगी, यानी एक पोषण परत की तरह कार्य करेगी। तो ये कैसी है? एक पोषण परत की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये क्या करती है? इन पोलन ग्रेन्स को, जो कहाँ बन रहे हैं? लघु बीजाणु धानी में क्या बन रहे हैं? लघु बीजाणु। इसको अपन लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं। लघु बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। तो ये क्या करती है? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इसको अपन पोषण परत यानी न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। पोषण कहां से लेगी? मध्य परत से लेगी, क्योंकि मध्य परत का काम क्या है? भोजन का संचय करना। तो भोजन को लेती है मध्य परत से और किसको दे देती है? बीजाणु जन ऊतक को और पराग कणों को, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है इनिशियली फेज के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में ये बहुगुणित हो जाती है, ठीक है। शुरू में द्विगुणित होती है, लेकिन एंडोमाइटोसिस यानी अंतःसमसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या मुक्त केंद्रकीय विभाजन से बहुकेंद्रकीय व बहुगुणित हो जाती
है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर ये कैसी होगी, द्विगुणित होगी। टैपिटम स्टार्टिंग में कैसी होती है, द्विगुणित होती है। लेकिन अंतःसमसूत्री विभाजन और मुक्त केंद्रीय विभाजन की वजह से यह बहुकेंद्रीय और बहुगुणित हो जाती है। ठीक है, ये मिडिल लेयर की तरह ये भी कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी परिपक्व पराग कोश में क्या होगी, अनुपस्थित। तो यहां लिख रहा हूं बच्चों, तो ये क्या होती है, परिपक्व पराग कोश में अनुपस्थित होती है। क्या होती है, ये परिपक्व पराग कोश में अनुपस्थित होती है और साथ में ये कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। यह एंजाइम व हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। तो 4 परतें हो गई। सबसे बाहरी परत कौन सी है, एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत कौन सी है, एपिडर्मिस है। ठीक है, जो बाहरी परत है और सुरक्षा प्रदान करती है। एंडोथीशियम अधिचर्म के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं अरेय रूप से व्यवस्थित होती है, मोटी होती है क्योंकि इनकी आंतरिक परत पर सेलुलोज का जमाव होता है। ठीक है, मध्य परत 1 से 3 परती होती है, मृदुत की होती है, भोजन संचय करने का काम करती है, अल्पजीवी होती है, यानी भोजन को टैपिटम जैसे अवशोषित करता है, ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ये परिपक्व पराग कोश में क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक है, टैपिटम की बात करें तो ये पोषण लेयर की तरह कार्य करती है, पोषण परत की तरह कार्य करती है। सबसे आंतरिक परत है, बीजाणुजन ऊतक को घेरे रहती है। इन बीजाणुजन ऊतकों को अपन माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसको अपन लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का मतलब हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, इसके अंदर मियोसिस होगा, तो यहां पर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। और इन पॉलन ग्रेन्स को पोषण कौन प्रदान करेगा, टैपिटम। पोषण कौन प्रदान करेगा, टैपिटम। ठीक है, तो लघु बीजाणुओं को ये पोषण प्रदान करती है। शुरू में टैपिटम कैसी होती है, द्विगुणित होती है, लेकिन अंतःसमसूत्री विभाजन के द्वारा या मुक्त केंद्रीय विभाजन के द्वारा ये बहुकेंद्रीय व बहुगुणित हो जाती है। साथ में ये परिपक्व पराग कोश में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और एंजाइम और हार्मोन का भी स्रावन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि परिपक्व पराग कोश में कितनी लेयर उपस्थित होती है, तो आप बताओगे परिपक्व पराग कोश में अधिचर्म और एंडोथीशियम 2 लेयर उपस्थित होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि परिपक्व पराग कोश में मिडिल लेयर और टैपिटम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, इसलिए मध्य परत टैपिटम होगी, मेच्योर एंथर में एब्सेंट, और एपिडर्मिस और एंडोथीशियम ये दोनों होगी मेच्योर एंथर के अंदर परिपक्व। यहां तक समझ में आ गया है आपको। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं संरचना की। इस संरचना को अपन बोलते हैं स्टोमियम। ये संरचना क्या है, स्टोमियम। देखो होता क्या है बेसिकली, कि जो एंडोथीशियम होता है, इसके जो अरीय भित्ति है वहां पर कैलोस बैंड का जमाव होता है। इनके अरीय भित्तियों पर क्या होता है, कैलोस बैंड का जमाव होता है। और जिस स्थान पर कैलोस बैंड अनुपस्थित होते हैं उस स्थान को अपन बोलते हैं स्टोमियम। ठीक है, जिस स्थान पर क्या होते हैं, कैलोस बैंड अनुपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमियम। तो यहां पर कैलोस बैंड एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, कैलोस बैंड एब्सेंट होते हैं, इसको अपन बोलेंगे स्टोमियम। ठीक है, और पराग कोश का जो स्फुटन है वो इसी स्थान से होता है।
पराग कोश का स्फुटन कहाँ से होता है? स्टोमियम से होता है, ठीक है, क्योंकि स्टोमियम ही ऐसी संरचना है जिस पर कैलोस बैंड क्या होंगे? एब्सेंट। तो यहाँ पे आंतरिक भित्ति जो होती है वो पतली होती है, जिसकी वजह से परागकोश स्फुटित हो जाते हैं और स्फुटन होने की वजह से पराग कण बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये संरचना है पराग कोश की, ठीक है। कल जो है अपन टैपिटम के बारे में और डिटेल के अंदर अपन को पढ़ना है। आज वीडियो थोड़ा सा खराब हो गया था, इसकी वजह से आज यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। कल अपन को टैपिटम कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है अपन को स्टार्ट करना है स्फुटन और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।